Hey everyone, welcome to the channel. Today we are going to discuss विजन आईएएस का जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है ना, ठीक है, मंथली मैगजीन, उसका पॉलिटी सेक्शन हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ना इतने न्यूज़ है, ये सारे डिस्कस होंगे इस वीडियो में. उसके बाद ना मैं धीरे धीरे बाकी सेक्शंस के भी न्यूज़ लेके आऊँगी. ठीक है, सो यू कैन रेफर दैट सेक्शन एंड कंप्लीट द एंटायर मैगजीन ऑफ विजन आईएएस जनवरी मंथ. ठीक है, सो लेट्स बिगेन विद अवर फर्स्ट डिस्कशन. जो पॉलिटी सेक्शन से न्यूज़ है वो है कोऑपरेटिव रिलेटेड. ठीक है, तो देखो पहले हम देखते हैं न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है. कंटेक्स्ट देख लेते हैं. तो क्या हुआ है, रिसेंटली होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एंड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया है यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025. ठीक है, अभी इसके बारे में अगर डिटेल देखी जाए तो ये प्रोक्लेम किया गया था पहले बार 2024 में. ठीक है, बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. इसका इनिशिएटिव का जो मेन थीम है वो है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला है टू रेज द अवेयरनेस रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव्स, टू प्रमोट द ग्रोथ. ठीक है, जो भी कोऑपरेटिव इकोसिस्टम्स होती है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करना, एडवोकेट करना डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज. ठीक है, लीगल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना या जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हो वो सारे लाना कोऑपरेटिव्स में. उसके साथ साथ यूथ को भी जो है एंगेज करना टू फोस्टर द लीडरशिप इन द कोऑपरेटिव. सो दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस international for considering the year 2025 as a international cooperative ईयर. इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव. होस्ट कौन था, तो होस्ट था कमेटी फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव. सो ये हो गया कंटेक्स्ट न्यूज़ का. अब देखते हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में. देखो तो क्या होता है, वॉलेंटरी ना, अगर ग्रुप ऑफ पीपल दे कम टुगेदर, ठीक है, अगर उनका कुछ कॉमन नीड हो, ठीक है, कॉमन नीड के लिए वो एक साथ आते हैं, दे यूनाइट टुगेदर एंड दे टू अचीव अ शेयर्ड इकोनॉमिक गोल. ठीक है, कोई भी एक शेयर्ड इकोनॉमिक गोल अचीव करने के लिए जब वॉलेंटरी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं, ठीक है, विद अ कॉमन नीड टू अचीव सम इकोनॉमिक गोल, शेयर इकोनॉमिक गोल, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव्स. ठीक है, देखो कोऑपरेटिव्स में देखो आगे मेंबर्स रिसोर्स शेयरिंग कैसी होती है, यहाँ पे मेंबर जो होते हैं, ठीक है, पूल रिसोर्स शेयरिंग होती है. एंड दस वी कैन से दैट, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल में शेयरिंग होती है, दस वी कैन से दैट म्यूचुअली बेनिफिट होती है सबको. अब कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं. तो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो है अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो 1895 में बाय ईवी नियल एंड एडवर्ड ओविंग ग्रीनिंग, ठीक है, इन दोनों ने जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का फॉर्मेशन किया था. और ये एक नॉन गवर्नमेंट एनजीओ है जो मेनली प्रमोट करती है वर्कर कोऑपरेशन को. ठीक है, बाद में नवंबर 2024 में अगर देखा जाए, इसी के रिलेटेड एक पॉइंट है कि इंडिया ने होस्ट किया था इस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को फॉर द फर्स्ट टाइम. और उसका थीम था कोऑपरेटिव बिल्ड अ प्रॉस्पेरिटी फॉर द वर्ल्ड. ठीक है, एंड ये जो है मेनली अलाइन करता है जो इंडिया का विजन है, सहकार से समृद्धि. ठीक है, तो ये विजन जो है आप याद रखना. ठीक है, ये ना हमारा ए से हो गया, उसके साथ साथ इथिक्स के आंसर्स हो गए, या कभी भी जीएस के भी जब आंसर्स लिखते हैं ना हम, उसमें ये वर्ड इस टाइप के वर्ड जो है या इस टाइप के गवर्नमेंट इनिशिएटिव का जो विजन है वगैरह हम ऐड करते हैं तो इट कैन बी द प्लस पॉइंट जो हमारे आंसर राइटिंग में ऐड होता है. ठीक है, सो इस टाइप के जो थीम्स है ना या विजन्स है ना वो याद रखते जाओ. ठीक है, जैसे ये सहकार से समृद्धि, जो अगर कोऑपरेटिव पे क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं कहीं ना कहीं कंक्लूजन हो या इंट्रोडक्शन में, सहकार से समृद्धि इज अ गोल ऑफ कोऑपरेटिव, और किसी भी टाइप से जो है इस फ्रेम का हम जो है यूज़ कर सकते हैं. सो ये फ्रेम जो है कोऑपरेटिव रिलेटेड याद रखना. अब देखते हैं कोऑपरेटिव्स इन इंडिया के बारे में. ठीक है, तो जेनेसिस देखा जाए तो इट वाज स्टार्टेड बाय द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904. इंडिया का अगर स्टेटस देखा जाए तो इंडिया होल्ड 27% ऑफ अ वर्ल्ड कोऑपरेटिव एंड 20% ऑफ जो इंडियन कोऑपरेटिव है, ठीक है, आर द पार्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव्स. ग्लोबल एवरेज है 12%. ठीक है, अगर टॉप लेवल के अगर 3 कोऑपरेटिव सेक्टर देखा जाए तो हाउसिंग, डेयरी एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. ठीक है, तो ये 3 कोऑपरेटिव जो है टॉप में है इंडिया में. उसके साथ साथ महाराष्ट्र में 25% कोऑपरेटिव्स है. उसके बाद है गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखा जाए तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके लिए फंडामेंटल राइट में कोऑपरेटिव सोसाइटी करके ऐड किया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो 43B में, उसके बाद सेक्शन जो है 9B उसमें आर्टिकल नंबर इसमें, ठीक है, 243ZH टू 243ZT इसमें जो है पर्टिकुलर आर्टिकल दिया है फॉर द कोऑपरेटिव गवर्नेंस। ठीक है, ये तो हम पॉलिटी का जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं उस टाइम पे हमें ये अच्छे से याद है। अब देखा जाए गवर्नेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव करके होता है। ठीक है, ये फॉल होता है अंडर एंट्री 44। ठीक है, यूनियन लिस्ट में आता है, ये याद रखना। ठीक है, मल्टी स्टेट ऑब्वियसली मल्टीपल स्टेट इन्वॉल्व है, सो इट विल कम अंडर द यूनियन लिस्ट, और ये गवर्न किया जाता है बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। अगर स्टेट कोऑपरेटिव अगर देखा जाए तो स्टेट कोऑपरेटिव एंट्री नंबर 32 ऑफ अ स्टेट लिस्ट, एंड जो है स्टेट का है ऑब्वियसली दस इट इज गवर्न बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स। अब देखा जाए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव देखा है तो जो भी कंज्यूमर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जैसे कि और जो भी इश्यूज होते हैं कंज्यूमर को फेस करते वक्त, ठीक है, जैसे कि मिडल मैन हो गया, ठीक है, उसका एलिमिनेशन वगैरह करना। ठीक है, इस टाइप के जो कोऑपरेटिव्स है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव कहलाते हैं। उसके बाद है प्रोड्यूसर रिलेटेड। ठीक है, स्मॉल सपोर्ट करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, जैसे कि रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में या टूल्स वगैरह में या इक्विपमेंट वगैरह एक्वायर करने में। उस टाइप के जो कोऑपरेटिव है उसको प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल जो है हम बोल सकते हैं एथिक्स में वगैरह कुछ आंसर्स लिखते वक्त, या फिर हम बोल सकते हैं एसी में वगैरह ना लिखते वक्त ना इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, सो प्लीज़ नोट कर लेना। ठीक है, इसका नाम वगैरह। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो क्रेडिट्स वगैरह देती है। ठीक है, लोन वगैरह से डील करती है। उसके बाद है फार्मिंग सोसाइटी, नाम से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है हाउसिंग सोसाइटी एंड देन मार्केट सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी। सो अमूल भी देखो। ठीक है, अमूल इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अब देखते हैं कोऑपरेटिव्स बैंक के बारे में। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करती है, दे आर मेनली कोऑपरेटिव जो है बैंक का मेजर काम होता है फाइनेंशियल जो भी है ट्रांजेक्शन रिलेटेड हेल्प करना। सो ये भी है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये ना फाइनेंशियल एंटिटी है विच आर सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ अ कोऑपरेटिव के जो भी फीचर्स हैं ना उसके बेसिस पे इसको सेट किया गया है, एंड इट मेनली बिलोंग्स टू देयर मेंबर्स। ठीक है, जो भी मेंबर्स उसको बैंक के जो है मेंबर पार्टिसिपेंट होते हैं हम बोल सकते हैं, या जो भी मेंबर्स होते हैं बैंक में, ठीक है, उन्हीं के अंडर में जो है सारा जो है ऑपरेशन चलता है बैंक का। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स का ये रजिस्टर है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर में। एंड आरबीआई के जो दो लॉज है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इन दोनों के अंडर में जो है ये आता है। और अगर देखा जाए इंडिया में करंटली 1400 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, एंड नियरली हाफ ऑफ देम आर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अ कोऑपरेटिव्स इन अ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो कोऑपरेटिव्स है, ठीक है, म्यूचुअली सारे लोग वॉलेंटरी साथ में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इट यूज टू स्ट्रेंथन द सोशल कोहेजन। ठीक है, एंड ये फोस्टर करता है नेचुरल एंड अ प्राइवेट सोशल बॉन्डिंग विदाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उसके बाद है एम्पावरिंग द सोसाइटी। अभी एम्पावर कैसा करता है, ठीक है, तो कोऑपरेटिव्स में ना मोस्टली ना इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट वाला सिस्टम दिखाई देता है, दस वी कैन से दैट इक्वालिटी जो है वो इंश्योर करती है। उसके साथ साथ देखो कलेक्टिव लोग आते हैं, वॉलेंटरी खुद का डिसीजन होता है वो, और ना वो सारे जो भी एक्शंस है ना वो बार्गेनिंग पावर का यूज़ करके किया जाता है। आइदर वी कैन से दैट, एंड ये जो है बार्गेनिंग पावर का यूज़ करते हुए किया जाने की वजह से ना हम बोल सकते हैं कि इट इनेबल्स अ कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो कलेक्टिव एक्शन थ्रू जो भी डिसीजन किया जाता है। उसके बाद है लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो कोऑपरेटिव इलेक्ट करता है उनका लीडर डेमोक्रेटिकली। ठीक है, एंड दस वी कैन से दैट इट हेल्प टू डेवलप अ लीडरशिप स्किल इन मेनी स्टेट्स। उसके बाद प्रोमोट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हमने देखा कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, एंड ये जो है मेंबर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है फाइनेंशियली वगैरह। ठीक है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो जैसे कोऑपरेटिव रिलेटेड टू फार्मर्स है तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट करेंगे फार्मर्स को, तो दस वी कैन से दैट
मनी मनी लेंडर्स का वगैरह जो है रिलायंस, वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। दस वी कैन से दैट ये कहीं ना कहीं रूरल एरिया में एक फाइनेंशियल एसेसिबिलिटी को जो है बूस्ट करने में हेल्प करती है। दस वी कैन से दैट इट प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिड्यूस द वेल्थ इनइक्वालिटी। ठीक है, लो इंटरेस्ट में लोन वगैरह दिया जाता है एंड दस एक जो है हम बोल सकते हैं कि वेल्थ की इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। उसके साथ साथ मोरल वैल्यूज़ को भी इंस्टॉल करने में हेल्पफुल है, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, कोऑपरेशन जैसे जो वैल्यूज़ है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, दिस आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहला ना देखो, जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, उसमें ना इस टाइप की हेडिंग लिख के उसके बाद अगर हम सब हेडिंग्स लिखते हैं उसके, ठीक है, सब हेडिंग में पॉइंट्स लिखते हैं, वो कहीं ना बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं हम आंसर का। तो सो ना जब भी आप विजन की मैगजीन पढ़ते हो या जब भी आप वीडियो देखोगे ना, आप याद रखना कि किस तरीके से ना इन्होंने अपने उन्होंने जो भी न्यूज़ दिए है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है, और उस टाइप का प्रेजेंटेशन ना हम हमारे आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बैक टू द डिस्कशन। चैलेंजेस क्या है, देखो गवर्नेंस इशू है। ठीक है, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं डिफरेंट लॉज या डिफरेंट पॉलिसीज लाके इंटरफेरेंस आते रहता है। उसके साथ साथ ना कहीं जगह पे ऐसा दिखाई देता है कि कोऑपरेटिव का मैनेजमेंट में ना कहीं लोकल फिगर्स या बोल सकते हैं या लोकल पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, और ना काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स में, ठीक है, देखो जैसे रूरल एरिया के मेंबर्स होते हैं तो उनका उतना अवेयरनेस नहीं होता है। ठीक है, तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव का या उनके जो रूल्स है वो उनको पता नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटरनल राइवलरीज। ठीक है, देखो लोग साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखो पॉजिटिव पॉइंट तो है, पर कहीं ना कहीं ओपिनियन के डिफरेंसेस वगैरह हो सकते हैं एंड दस टेंशन एंड जो है एक्टिवली दिखाई देता है कॉपरेटिव्स में। ठीक है, सो दिस आर द गवर्नेंस रिलेटेड इशू। सेकेंड वन इज द लिमिटेड रीच एंड इफिशियंसी। ठीक है, कहीं ना देखो अभी मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द कॉपरेटिव्स जो है अराउंड कॉपरेटिव बैंक्स वाला बताते वक्त 1400 कुछ बैंक्स जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में है। तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम ना बाकी रीजन्स जो है वो कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा कॉपरेटिव्स वगैरह डेवलप नहीं है। सो रीजनल इम्बैलेंस दिखाई देता है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड इन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न स्टेट, स्मॉल सोसाइटीज़। ठीक है, लिमिटेड मेंबरशिप होती है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को हिंडर कर सकती है। उसके साथ साथ सिंगल पर्पस फोकस है। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच नहीं दिखाई देता है कॉपरेटिव्स में। सो दिस आर सम लिमिटेड रीच एंड इफिशिएंसी रिलेटेड पॉइंट। अब देखते हैं ऑपरेशनल इश्यूज। ठीक है, ऑडिट सिस्टम प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, डिले होता है, इनरेगुलर या इनएफिशिएंट वे में किया जाता है। उसके साथ साथ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एट वेरियस लेवल एंड दस वी कैन से दैट कोऑपरेटिव में जो है वर्किंग में जो है डिफिकल्टीज दिखाई देती है। उसके बाद है फंक्शनल वीकनेस। अभी फंक्शनल वीकनेसेस में क्या है, लैक ऑफ अ स्किल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव स्ट्रगल्स विद फाइनेंशियल मार्जिनल एंड टेक्निकल लिमिटेशन। उसके साथ साथ स्किल लेबर की भी जो है शॉर्टेज दिखाई देती है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है कि किस तरीके से कोऑपरेटिव में जो वर्क चलना चाहिए उसके लिए। उसके साथ साथ पुअर मैनेजमेंट। ठीक है, लिमिटेड करियर डेवलपमेंट दिखाई देती है जो भी लीडरशिप पोजिशंस में होते हैं वो। उसके साथ साथ लैक ऑफ अ फेमिलियरिटी विद अ डिजिटल टूल। ठीक है, जो डाटा अगर कलेक्ट किया जाए, ठीक है, डाटा कलेक्शन के अकॉर्डिंग अभी तक ऐसा पता चला है कि ओनली 45% ऑफ अ कोऑपरेटिव मेंबर्स उनको डिजिटल टूल्स के बारे में अच्छे से पता है। दस वी कैन से दैट डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी कहीं ना कहीं वहाँ पे कम दिखाई देती है। ठीक है, अभी देखो ये हमने पहले पॉजिटिव पॉइंट्स देख लिए, उसके बाद लिमिटेशन देख लिए। अभी हम देखते हैं कि इनिशिएटिव्स फॉर स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव इंडिया। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या है, देखो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर में, उसका फॉर्मेशन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन खुद है, ठीक है, एंड वही उसका मेन एम वही होगा। ठीक है, इस्टेब्लिश एंड बूस्ट द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी भी है, ठीक है, जिसका मेन विजन अगर देखा जाए सहकार से समृद्धि। ठीक है, इस विजन के अंडर में ना नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव पॉलिसी का भी फॉर्मेशन किया गया है। लीगल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म अगर देखा जाए तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके साथ साथ मॉडल जो है बायलॉज बनाए गए हैं फॉर अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, इसके लिए तो सेपरेट मॉडल जो है बायलॉज लाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रिलेटेड, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान एक पायलट प्रोजेक्ट है जो इंटीग्रेट करेगा
प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी के जो भी गोडाउन्स रहेंगे उसको इनटू द फूड सप्लाई चेन, ठीक है, एंड दस वी कैन से दैट इट विल हेल्प फॉर द फूड सिक्योरिटी एज वेल एज द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट. उसके साथ साथ मगदारिश का प्लान, ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है, इट विल इस्टेब्लिश 2 लाख न्यू जो है PACS, ठीक है, ये वाला प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स. उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अ वाइट रिवॉल्यूशन 2.0, ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन डेयरी सेक्टर, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है बिल का प्रोक्योरमेंट इंक्रीज करने का उन्होंने सोचा है by 2029 around 1 lakh kg per day, ठीक है. सो दिस आर सम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिलेटेड पॉजिटिव स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट. अब देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या किया है. तो नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस के अकॉर्डिंग क्या है, इट विल प्रोवाइड द डाटा फॉर द कोऑपरेटिव अक्रॉस द स्टेट एंड द वेरियस सेक्टर. उसके साथ साथ ये जो है NUCFDC अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, इट विल एक्ट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. उसके बाद है SOPs फॉर द कॉपरेशन अमॉन्ग द कॉपरेटिव्स which will mainly work to enhance the financial inclusion and foster the bank account in the cooperative society members. So these are some legal ways, or we can say that key initiative for strengthening the cooperatives in India. अब देखते हैं वे फॉरवर्ड. अभी वे फॉरवर्ड में क्या दिया है, ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट. तो स्ट्रक्चरल वे में हम क्या मेजर्स ले सकते हैं. तो सबसे पहले है कि मर्ज कर सकते हैं जितने भी वीक सोसाइटीज़ है ना, ठीक है, उनको मर्ज करके एक स्ट्रॉन्गर जो है एक बड़ा कोऑपरेटिव बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर पूल रहेगा, ठीक है, रिसोर्स पूल बन पाएगा और इम्प्रूव भी हो पाएंगी इफिशियंसी. उसके साथ साथ मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ जो है, देखो जैसे हमने बोला कि वन सिंगल फोकस जो है कोऑपरेटिव्स मेनली दिखाई देते हैं. दस वी कैन प्रमोट अ मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट रह सकता है, ठीक है. इंटीग्रेटेड वे में सब जो है स्ट्रॉन्गर रिसोर्स पूल भी बन सकता है और इम्प्रूव कर सकता है इफिशियंसी को भी, ठीक है. ये हो गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में. उसके बाद है इम्प्रूव कर सकते हैं ऑपरेशनल इफिशियंसी, ठीक है. ऑपरेशनल इफिशियंसी कैसे होगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि स्किल, लैक ऑफ स्किल, ठीक है, प्रॉपर लेबर फोर्स नहीं है, ठीक है, लेबर है तो स्किल नहीं है, इस टाइप के इशू है. सो प्रोफेशनल प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए. उसके साथ साथ लोन्स वगैरह जो है उसको प्रॉपरली इंश्योर किया जाए, ठीक है. इनएफिशिएंसी जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने में या इनरेगुलरिटी जो दिखाई देती है उसको रिड्यूस करने में जो है एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर रहनी चाहिए. उसके बाद कोऑर्डिनेशन बढ़ाना चाहिए जितने भी डिफरेंट कोऑपरेटिव बॉडी है, ठीक है, फॉर द म्यूचुअल सपोर्ट. इसके साथ साथ स्किल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पर्सनल को वगैरह ट्रेन करके जो है कोऑपरेटिव के लीडरशिप में जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए. सो दिस आर सम ऑपरेशनल इफिशियंसीज रिलेटेड पॉइंट. अब कैपेसिटी बिल्डिंग, वही स्किल डेवलपमेंट करो. डिजिटलाइजेशन कम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कम है, ठीक है, इस वजह से डिजिटल टूल्स का वगैरह इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ फाइनेंशियल जो है लिटरेसी रिलेटेड नॉलेज वो सारा प्रोवाइड करना चाहिए. उसके बाद है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ठीक है, मास लेवल पे कैंपेन रन करना, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है. उसके साथ साथ लीगल एंड गवर्नेंस रिलेटेड भी रिफॉर्म लाने चाहिए, ठीक है. उसके साथ साथ लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए. नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेशन जो कोऑपरेटिव बैंक रिलेटेड दी गई है, ठीक है. तो नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेशन हम कोऑपरेटिव बैंकिंग रिलेटेड जो है पॉइंट ऐड कर सकते हैं. तो ये जो है आपके नोट्स अगर होते हैं, आप वन पेजर कोई नोट्स बनाते होंगे या आपके जो मेंस के नोट्स होंगे उसमें ये पॉइंट ऐड कर लेना अगर आपके पास नहीं होगा तो, ठीक है. उसके बाद देखते हैं इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है. ब्रिंग कोऑपरेटिव्स को जो है RTI एक्ट के अंडर में लाना चाहिए. सो इससे क्या होगा, जो भी इरेगुलरिटीज़ या एफिशिएंसी रिलेटेड अगर लोगों को क्वेश्चंस आता है तो वो फ्रीली जो है वो पूछ पाएंगे और उसका आंसर जो है या उसका सोल्यूशन जो है वो ले पाएंगे. सो RTI के अंडर में लेना चाहिए. उसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ CBI एंड CVC इंक्वायरी अगर कोई माल प्रैक्टिसेस होती हैं कोऑपरेटिव्स में. उसके साथ साथ ऑडिट सिस्टम को भी जो है प्रॉपरली स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक है. उसके बाद जो है नाबार्ड जो है इट इज़ वर्किंग टुवर्ड डेवलपिंग अ कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, फॉर अ रूरल कोऑपरेटिव बैंक, जिससे वजह से जो है दे कैन एक्सेस एंड इम्प्रूव द गवर्नेंस स्टैंडर्ड. सो दिस आर सम पॉइंट रिलेटेड द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है. सो ये हो गया हमारी फर्स्ट न्यूज़. नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकेंड न्यूज़. तो देखो अभी सेकेंड न्यूज़ है रिलेटेड टू द 10 ईयर ऑफ अ नीति आयोग.
तो अब 10 साल हो गए, ठीक है, 2025 में इनाग्रेशन ऑफ फॉर नीति आयोग का फॉर्मेशन को, ठीक है। अभी नीति आयोग क्या है, ठीक है, देखिए पॉलिटी में तो आपने पढ़ा ही होगा, तो मैं आपको एक फिर भी एक बार जो है ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। एक एडवाइजरी बॉडी है या थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू द यूनियन कैबिनेट रिजोल्यूशन, ठीक है। ये जो पुरानी प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस करती है। और जो नीति आयोग है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल, नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय द यूनियन कैबिनेट रिजोल्यूशन, ठीक है। कुछ मैंडेट अगर देखा जाए टू नीति आयोग का, टू ओवरसी एंड अडॉप्ट मॉनिटर द SDG गोल ऑफ द कंट्री, ऑल्सो टू प्रमोट एंड promote competitive and cooperative federalism among the state and the UTs। इसका कंपोजिशन अगर देखा जाए तो कंपोजिशन में चेयरपर्सन है PM, उसके बाद है गवर्निंग काउंसिल में देखा जाए PM होते हैं, उसके बाद है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ ऑल द स्टेट एंड यूटीज़ में जहाँ पे गवर्नर है वहाँ पे उनके गवर्नर। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में भी जो है मैक्सिमम 4 मेंबर्स होते हैं ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर, जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट अगर देखा जाए वो भी प्राइम मिनिस्टर थ्रू अपॉइंट किया जाता है। फुल टाइम मेंबरशिप एंड कुछ होते हैं नीति आयोग में, और स्पेशल इन्विटीज़ भी होते हैं, वेरियस एक्सपर्ट्स हो गए या स्पेशलिस्ट हो गए डिफरेंट फील्ड के, ठीक है, वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द PM। सो दिस आर सम मेंबर्स रिलेटेड पॉइंट ऑफ अ नीति आयोग वन, ठीक है। रीजनल काउंसिल होता है, ठीक है, फॉर्म स्पेसिफिक टेन्योर के लिए उसको फॉर्म किया जाता है एंड टू एड्रेस अ स्पेसिफिक इशू, ठीक है। एंड बाद में होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, इसको भी अपॉइंट किया जाता है PM थ्रू फॉर अ फिक्स टेन्योर। एंड इसका जो रैंक अगर देखा जाए तो होता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज की ऑब्जेक्टिव देखा जाए क्यों नीति आयोग का फॉर्मेशन या की ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग का। तो सबसे पहला है कि फॉर्मुलेट अ क्रेडिबल प्लान ऑफ एट अ विलेज लेवल एंड स्पेशल अटेंशन टू द वीकर सेक्शन एट अ रिस्क एंड दस ऑल्सो हेल्प और बेनिफिट फॉर देयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरेस्ट रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है या पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करना। एंड नेक्स्ट है क्रिएट knowledge and innovation and entrepreneurial support and supporting system and serve as a platform of a resolution of a intersectoral and interdepartmental issues, ठीक है। तो these are some objective of a नीति आयोग, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ना हम काफ़ी आंसर्स में भी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। स्पेशल अटेंशन देना वीकर सेक्शन को, उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी, एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट एंड रिजोल्यूशन फॉर द इंटरसेक्टरल एंड इंटरडिपार्टमेंटल इश्यूज। अदर फीचर्स अगर देखा जाए तो इसमें दिया गया है कि इट इज़ सपोर्ट एज अ अटैच एंड ऑटोनोमस बॉडी ऑफ DMEO, that is Development Monitoring and Evaluation Organization, अटल इनोवेशन मिशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इन तीनों को जो है इट इज़ अटैच एंड ऑटोनोमस बॉडी इनको सपोर्ट करती है एज अ मेन हेड करके, ठीक है। उसके साथ साथ इट एक्टिविटी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड एज अ पॉलिसी एंड अ प्रोग्राम फॉर्मेट फ्रेमवर्क, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉनिटर करना, एवेलेट करना एज अ थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक है। सो दिस आर सम फीचर्स। अब देखते हैं कुछ अचीवमेंट। तो देखो अचीवमेंट में क्या है नीति आयोग का, तो ये इन्हांस करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। अब देखो आयोग जो है मेनली सर्व करती है सेंट्रल और जो स्टेट होता है ना उसके बीच में जो है कोऑपरेशन लाना या कोलैबोरेशन लाना, डिफरेंट लेवल जो भी है स्कीम्स हो या पॉलिसीज़ हो उसको, ठीक है। और इनका मेन एम जो है नेशनल गोल्स को अलाइन करते हुए पॉलिसीज जो है ना उसको अचीव करने के लिए स्टेट और सेंटर में कोऑर्डिनेशन लाना और जो भी गैप है उसको जो है फिल करना, ठीक है। दस वी कैन से दैट नीति आयोग टीम इंडिया हब जो है वो कैसे करती है सारे स्टेट्स को, ठीक है, इन्वॉल्व करती है स्टेट्स को टू वर्क टूवर्ड अ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल। उसके साथ साथ और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेंशन है, देखो यहाँ पे है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, जिसका मेन एम है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है ना उसको प्रॉपरली एक प्रॉपर स्टेज या हम बोल सकते हैं प्रॉपर लेवल पे डेवलप करना, ठीक है। जो भी अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट्स है उसको एक प्रॉपर डेवलप स्टेज में लाना, ठीक है। इसमें भी जो है वेरियस मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ जो है वेरियस स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट भी जो है देखा जाता है। दिस वी कैन से दैट एक कोऑपरेशन बढ़ाना बिटवीन स्टेट एंड
सेंटर। ये एक जो है मेन अचीवमेंट है नीति आयोग का, ठीक है, या बोल सकते हैं मेन गोल है नीति आयोग का। उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो हेल्दी कंपटीशन जो है बढ़ाने के लिए, ठीक है, अमंग वेरियस स्टेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंडाइसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स को वो जो है नीति आयोग रन करती है, और उसके बेसिस पे ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ रैंकिंग दी जाती है। एंड दस टू रैंक बेटर इन सर्टन प्रोग्राम और सर्टन स्कीम, जो है स्टेट में जो है एक हम बोल सकते हैं कि हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है। एंड दस वी कैन से दैट डिफरेंट सेक्टर्स में जो है स्टेट डेवलप करती है। एंड दस वी कैन से दैट नीति आयोग is helpful, or we can say that नीति आयोग is working towards strengthening the cooperative federalism। उसके बाद है गवर्नेंस एंड पॉलिसी एडवाइस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले बोला कि नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ अ गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नमेंट। एंड दस वी कैन से दैट गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट जो पॉलिसीज है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज है, उसके रिलेटेड जो है पॉलिसी एडवाइज़र करके जो है हम बोल सकते हैं नीति आयोग एक्ट करता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है नीति आयोग का एक मेजर एम भी हम बोल सकते हैं, इट यूज टू प्रमोट और इट मेन एम टू प्रमोट अ डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस अप्रोच, ठीक है। तो ये हो गया गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड एडवाइस वाले पॉइंट के अंडर में जो भी डिस्कशन था वो, ठीक है। उसके बाद है इनोवेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। इनोवेशन प्रोवाइड नहीं बोल सकते, इनोवेशन को बूस्ट करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना थ्रू वेरियस इनिशिएटिव, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन हो गया, जिसके अंडर में अटल थिंकरिंग लैब्स वगैरह आते हैं। उसके साथ साथ अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स आते हैं। उसके बाद है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। एंड नेक्स्ट इज नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्रोग्राम, जो मेनली डील करता है डिजिटल पेमेंट को, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोग्राम को जो है नीति आयोग सपोर्ट करता है। उसके बाद है रीजनल एंड इंटर सेक्टोरल सोशल इंटरवेंशन, जैसे कि नीति आयोग फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद है पोषण अभियान, उसके बाद है स्टेट हेल्थ इंडाइसेस, एंड नेक्स्ट वन इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी मॉनिटर करना। सो दिस आर सम पॉइंट। अब देखते हैं कुछ और इनिशिएटिव्स के बारे में जो नीति आयोग के अंडर में आते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल डाटाबेस एंड एनालिटिक एंड प्लेटफॉर्म, एस्पिरेशनल लिस्टिंग प्रोग्राम एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। उसके बाद इंडाइसेस भी कुछ आते हैं नीति आयोग के अंडर में, एसडीजी इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ये सारा जो है आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड रिसेंट कुछ उन्होंने और रिपोर्ट्स ऐड की है, ये सारे वो रिपोर्ट्स एक बार इसका नाम आप देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ चैलेंजेस हैं विद नीति आयोग पॉलिसीज, इन्फ्लुएंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो, तो सबसे पहले ना क्या है, बजटरी कंस्ट्रेंट, ठीक है। विदाउट बजटरी एलोकेशन आप जो है बस पॉलिसीज बनाओ या पॉलिसीज में हेल्प करो, इट डजंट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दस वी कैन से दैट रिसोर्स एलोकेशन करना है, बजटरी एलोकेशन का पावर ना होने की वजह से जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हम बोल सकते हैं, या एक हम बोल सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है नीति आयोग का, ओके। हम नेक्स्ट इज इंटर स्टेट डेस्परेटी, ठीक है। कितना भी चाहो फिर भी स्टेट में जो है कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन जो है वो उतने इफेक्टिव वे से नहीं बढ़ता है। एंड दिस वी कैन से दैट इट फेल टू एड्रेस अ डेवलपमेंटल इनइक्वालिटीज अमॉन्ग द स्टेट्स। एंड नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग रोल्स, ठीक है। नीति आयोग के जो रोल्स है ना वो डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ जो है ओवरलैप करते हैं, एंड दस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई देता है इन अ पॉलिसी मेकिंग। एंड नेक्स्ट इज अ लैक ऑफ अ स्टैट्यूटरी स्टेटस, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एंड दस लीगल स्टेटस जो है उसका वो एक लैक करता है। एंड दस ये कहीं ना कहीं इसके वजह से जो है इट लिमिट्स इट पॉलिसी इन्फोर्समेंट पावर। एंड नेक्स्ट इज अ नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन, ठीक है। बस ये एडवाइजरी बॉडी है, तो कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंटेशन को, उनके जो भी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना जो है वो डिफ़िकल्ट है, या हम बोल सकते हैं कि बस एक पेपर या बुकिश रह जाता है, उसका ग्राउंड लेवल पे उतना इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं होता है, वो जो है एक जो है वीक पॉइंट बोल सकते हैं हम नीति आयोग के फॉर्मेशन या नीति आयोग के पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। सो दिस आर सम पॉइंट। अब देखते हैं कंक्लूजन। देखो, जो भी हमने अभी देखा, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट, उसी को जो है हम पॉजिटिव जो है पॉजिटिव करना चाहिए, ठीक है, वही अपना कंक्लूजन में आ जाएगा। देखो देखो क्रूशल तो है भाई। देखो नीति आयोग जो है इट हेल्प फॉर शेपिंग द इंडियन पॉलिसी लैंडस्केप टू द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड फॉस्टरिंग द इनोवेशन।
दस जो भी लिमिटेशन है, ठीक है, उसको जो है डिक्रीज करना चाहिए। एंड दस जैसे कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ाना, रिसोर्स अलोकेशन करना। देखो, स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं, स्टैट्यूटरी स्टेटस देना, उसके साथ साथ जो भी पॉलिसी इन्फोर्समेंट है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे या एग्जीक्यूशन है, उस पर जो है मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाना। एंड स्टेट और सेंटर के बीच में या स्टेट टू स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, ठीक है, उसको इंश्योर कर पाए नीति आयोग, ऐसे कुछ जो है रिकमेंडेशन लाना, ये सारा जो है कंक्लूजन पॉइंट में आ जाएगा। सो दिस इज अ कंक्लूजन पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो लोकपाल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन बॉडी है जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। एंड इट इज़ तो न्यूज़ भी इसलिए था कि ये जो है इट सेलिब्रेट इट एज अ फर्स्ट फाउंडेशनल डे इन जनवरी 2025। अब देखते हैं लोकपाल लोकायुक्त एक्ट के बारे में। तो ये एक्ट जो है मेनली करप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को डील करता है, ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स होती है ना रिलेटेड टू द करप्शन अगेंस्ट वेरियस पब्लिक फंक्शनरीज, ठीक है। लोकपाल जो है यूनियन लेवल में होती है बॉडी, लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल में होती है। इस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, जो इनेबल करता है लीडर ऑफ अ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा कि वो जो है बिकम अ मेंबर ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी ऑफ अ लोकपाल एंड इन अब्सेंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो ये उन्होंने जो है 2016 में अमेंडमेंट करके एक पॉइंट ऐड किया था। अब लोकपाल के बारे में अगर देखा जाए डिटेल, तो देखो इस पे ना चेयरपर्सन होते हैं एंड अप टू 8 मेंबर्स होते हैं एंड विथ 50% जुडिशरी के मेंबर होते हैं। जैसे हमने बोला कि करप्शन रिलेटेड एक्टिविटी को डील करता है, ठीक है, डील करने के लिए जो है उसका फॉर्मेशन किया गया है। दस वी कैन से दैट जुडिशरी मेंबर का इंक्लूजन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दस 50% जुडिशरी मेंबर होते हैं एंड टोटल मेंबर में ना 50% बाकी कम्युनिटीज़ के होते हैं, जहाँ पे वुमेंस आ गया, माइनॉरिटीज़, ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है। ये सारा एलिजिबिलिटी देखा जाए तो सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और अ इमिनेंट पर्सन। और जुडिशल मेंबर्स अगर देखा जाए तो बाकी के जुडिशल मेंबर्स तो रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। उसके बाद एमिनेंट पर्सन में एटलीस्ट 25 ईयर का जो है स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ होना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है, जो मेनली डील करती है रिलेटेड टू द एंटी करप्शन पॉलिसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस वगैरह। उसके बाद है पर्सन एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर, उसकी एज होनी चाहिए लेस देन 45। पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस वो जो है इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड देन पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस और द ट्रस्ट ऑफ अ प्रॉफिट, ठीक है, वो वाला एक पॉइंट आ जाएगा। पर्सन रिमूवल और डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, सॉरी यहाँ पे ना इन एलिजिबल दिया है, सॉरी मैंने मिस्टेकली ना एलिजिबल पढ़ दिया था। देन आई वाज थिंकिंग कि ये किस तरीके से पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे, सो सॉरी फॉर पार्डन मी फॉर दिस। एंड देखो यहाँ पे ना पर्सन जो इन एलिजिबल है टू बिकम द मेंबर, 45 से ज़्यादा जो है एज नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप के ऑफेंस में नहीं होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनसिपलिटी के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टेट सर्विस में हो तो वो जो है उस सर्विस से डिसमिस या रिमूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस आर सम फैक्टर्स जो है इनएलिजिबल बनाते हैं किसी भी मेंबर्स को बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेंबर की टर्म रहेंगी 5 ईयर और टिल द एज ऑफ 70। अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट एंड दे विल बी अपॉइंटेड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन रहेगा? पीएम, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद है लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ अ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जो नॉमिनेटेड बाय हिम, एंड वन एमिनेंट जरिश जो नॉमिनेट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। सो दिस आर द सिलेक्शन कमेटी मेंबर। अब जुरिडिक्शन देखा जाए लोकपाल का, ठीक है, तो वो इंक्लूड करता है प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्शन ऑन अ एलिगेशन ऑफ अ करप्शन रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशन, security, public order, atomic energy and the space. And next one is a minister and member of parliament, group A B C D officers and a ऑफिस ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इन ये सारे आएंगे जुरिडिक्शन ऑफ अ लोकपाल के अंदर में। फंक्शंस वही है, ठीक है। फंक्शंस एंड पावर में अगर देखा जाए तो सुप्रीडेंस ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एनफोर्समेंट कंसर्निंग द मैटर जो भी होता है, ठीक है, रेफर टू द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है।
उनके पास पावर होती है कि वो सर्च कर पाए और सीज कर पाए जो भी डॉक्यूमेंट होती है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। एंड जो सीवीसी होती है, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, मस्ट रिपोर्ट टू द लोकपाल ऑन द एक्शन रेफर ऑन अ रेफर्ड कंप्लेंट। उसके बाद सिविल पावर्स भी दी जाती है ऑन द रिलेटेड टू द वाइल टेकिंग एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज वगैरह, ठीक है। एंड इंक्वायरी विंग का भी होता है provision under the code of a civil procedure. So these are some functions and the power. अब देखते हैं लोकायुक्त are established by every state through the law. अब आ जाएगा स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, टर्म, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा ऑफ लोकायुक्त वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब इश्यूज देखा जाए, देखो प्रोटेक्शन टू द कंप्लेन, सॉरी प्रोटेक्शन टू द कंप्लायंट। तो इसमें क्या है, लोक आयुक्त तो और लोकपाल का जो एक्ट है, ठीक है, 2023 वाला, सॉरी 2013 वाला, इट मेनली फेल कि देखो इसमें ना जो भी विसल ब्लोअर है या जिसने भी कंप्लेन फाइल की है या जिसने भी जो भी डाटा वगैरह दिया है उसका प्रोटेक्शन होना, ठीक है, क्योंकि वो जो है विटनेस्ड हो या जो भी विसल ब्लोअर होता है वो ना बहुत मेन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है ना हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं मेनली, ठीक है। तो जिस वजह से ना तो हम बोल सकते हैं कि विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इस एक्ट में ना उस टाइप का कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर, हम बोल सकते हैं इशू, और वी कैन से दैट मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट हो गया। उसके बाद है इनएडुकेट प्रोविजन फॉर द अपील, ठीक है, इट प्रोहिबिट द ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जो है प्रॉपर इस प्रोसेस में जो है कंप्लेंट फाइल करना एंड वगैरह वगैरह, ठीक है, वो नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि ना सिलेक्शन कमेटी में ना जो भी मेंबर्स आपने अभी देखे, ठीक है, मेनली जो है वो रूलिंग पार्टी के रहते हैं। दस वी कैन से दैट कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है वाइल द अपॉइंटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर लोकपाल और लोकायुक्त। उसके बाद ना यहाँ पे ना एमिनेंट जुडिस्ट वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो भी कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको जो है अपॉइंट किया जाएगा वो भी हम बोल सकते हैं कि क्लियर नहीं है, एंड दस वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट इज द इंक्लूजन ऑफ अ पीएम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अ लोकपाल, ठीक है। तो एनी इंक्वायरी टू द पीएम जो है, PM official conduct by any authority or any other parliament should be severally undermine their capacity to lead the government. So this is one of the point. अब देखते हैं अदर लैक्यूनेस में क्या होता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है इसमें, ठीक है, डिले होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, ऑल्सो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बीच में। उसके साथ साथ जो है कंप्लेंट जो है, ठीक है, अगेंस्ट करप्शन, उसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। सो ये वाला एक पॉइंट याद रखना। उसके बाद जुरिडिक्शन हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ अ परव्यू ऑफ अ लोकपाल एंड लैक ऑफ अ क्लियर प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अ लोकायुक्त। सो दिस आर सम पॉइंट। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, तो देखो सेकेंड ARC ने ना कुछ रिकमेंडेशन दी है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि PM शुड बी केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ अ लोकपाल, ठीक है, PM को बाहर रखना चाहिए इन द परव्यू फ्रॉम अ लोकपाल। एंड जो भी इंक्वायरी होती है एंड एनी इंक्वायरी इनटू द PM ऑफिशियल कंडक्ट बाय एनी अथॉरिटी अदर दैन अ पार्लियामेंट वुड सर्वली अंडरमाइन द PM कैपेसिटी टू लीड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अंडरमाइन करती है PM की कैपेसिटी टू लीड द गवर्नमेंट, एंड दस जो है सेकेंड ARC के अकॉर्डिंग PM को जो है लोकपाल के परव्यू के अंडर नहीं रखना चाहिए। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग प्रोवाइड करना। उसके बाद है जो भी जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पावर्स को एट अ मल्टीपल लेवल, दैट इज डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशनल जो है लाना चाहिए, एंड दस वी कैन से दैट इट विल हेल्प फॉर द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद 11th ऑल इंडिया लोकायुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी 2012 में, ठीक है, उन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे फॉर इन्हांसिंग इफेक्टिव लोकायुक्त। तो यहाँ पे उन्होंने दिए है कि मेक लोकायुक्त एक नोडल एजेंसी जो सारे कंप्लेंट रिसीव करे रिलेटेड टू द करप्शन, अकॉर्ड लोकायुक्त जुरिडिक्शन ओवर द स्टेट लेवल प्रोब एजेंसी।
बाद में जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना उसको भी लोकायुक्त के अंडर में लाना चाहिए, और जो भी पावर होती है, ठीक है, रिलेटेड टू द सर्च सीजर एंड रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग, ठीक है, उसका जो है प्रॉपर जो है एक अकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद है प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एंड नेक्स्ट वन इज ब्रिंग एनजीओ अंडर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर द लोकायुक्त। सो दिस आर सम पॉइंट, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए थे, ठीक है, रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे, वही है। तो हो गया हमारा कंक्लूजन, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। मोर, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन, मोर करप्ट द स्टेट मोर द मोर लॉ, ठीक है, इन दिस कंटेक्स what a country required a better execution of a present law rather than creation of more and more laws. So this is the conclusion. अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ न्यूज़ है। तो इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली सेलिब्रेट किए 75 ईयर ऑफ इट इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल्सो ऑब्जर्व 25 जनवरी एज अ नेशनल वोटर्स डे। तो इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुई थी, और यहाँ पे और एक पॉइंट है कि जनवरी 25 हर साल नेशनल वोटर्स डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देखा जाए तो पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटलिंग द आर्टिकल 324 टू 329, ठीक है, इसके अंडर में आता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविजन अगर देखा जाए तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस, ठीक है, एक्ट 2023 जो मेनली रेगुलेट करेगा अपॉइंटमेंट सर्विसेज कंडीशंस, सर्विस कंडीशंस एंड अ टेन्योर एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारा आ जाएगा इस एक्ट के अंडर में। की फंक्शंस अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन का, तो देखो इलेक्शन कमीशन नाम से ही पता है, इलेक्शन को मैनेज करना, ठीक है, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, कंडक्ट करना, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है अपने कंट्री में हो पाए उस पर जो है सुपरविजन करना। उसके बाद है इलेक्टोरल रोल को भी प्रिपेयर करना फॉर लोकसभा एज वेल एज अ स्टेट असेंबलीज। पार्टी रिकग्निशन, ठीक है, ग्रांट करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो नेशनल लेवल की है या स्टेट लेवल की है, वो सारा जो है इलेक्शन कमीशन ही देखता है। उसके साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जो मेनली जो है इलेक्शन टाइम पे लाया जाता है, ठीक है, उसको अनाउंस करना, ठीक है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं, वो सारा देखना जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। कुछ की रोल देखा यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, ये देखो कि जो है रोल अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन का, तो यहाँ पे मेंशन है इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्टर इलेक्शन ऑफ अ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एंड अदर एंड द ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इन सारे के जो इलेक्शन है उसको एडमिनिस्टर करता है। कंपोजिशन देखा जाए तो कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनिशियली क्या होता था, द कमीशन हैज ओनली 1 चीफ इलेक्शन कमीशन, पर बाद में 1989 में 2 इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। उसके बाद से जो है ये तीनों जो है हमेशा ही रहते हैं। उसके बाद 1993 में कमीशन ने परमानेंटली इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे वही है, तो अभी फिलहाल तो 3 रहते हैं। की प्रोविजन देखा जाए एक इस एक्ट के अंडर में, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट, तो यहाँ पे ना क्वालिफिकेशन मेंशन है। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, मस्ट होल्ड और हैव अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद दे शुड पोजेस इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग वेरियस जो है इलेक्शन। उसके बाद है सर्च कमेटी, इसमें कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड इट ऑल्सो इंक्लूड 2 अदर मेंबर जिसकी रैंक सेक्रेटरी और उससे हायर होती है। फंक्शंस अगर देखा जाए, इट प्रिपेयर अ पैनल ऑफ अ 5 कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन। सिलेक्ट कमेटी अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशंस होते हैं, एंड देन यूनियन कैबिनेट जो नॉमिनेट किया जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। फंक्शंस अगर देखा जाए, इट रिकमेंडेड द एलिजिबिलिटी टू द प्रेसिडेंट फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। टर्म ऑफ ऑफिस तो 6 साल का टर्म होता है और अंटिल द एज ऑफ 65, ठीक है, एज याद रखो। एंड इफ इलेक्शन कमिश्नर जो है
बिकम चीफ इलेक्शन कमीशनर, तो कंबाइन किया जाता है जो उनका दोनों का जो है कंबाइंड टेन्यूअर, इट कैन नॉट एक्सीड 6 ईयर। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। उसके बाद सैलरी जो देखी जाए वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती है। रेजिग्नेशन अगर देना हो तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। देखो, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो रिमूव किया जाता है सेम एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, एंड इलेक्शन कमिश्नर जो है they required the recommendation of chief election commissioner for their removal. So these are some point. और लीगल प्रोटेक्शन देखा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर को, तो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अ सिविल प्रोसीडिंग फॉर द एक्ट और अ वर्ड स्पोकन इन अ ऑफिशियल कैपेसिटी। सो दिस आर सम पॉइंट। अब देखे थे चैलेंजेस, तो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलेटेड क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहला है कि ऑटोनॉमी। देखो, जो भी इसका सिलेक्शन कमेटी अगर देखा जाए ना, तो किस बेसिस पे अगर, तो हम बोल सकते हैं कि देखो यार, मतलब कुछ जो भी इसके मेंबर्स हैं ना, वो इलेक्ट करते हैं चीफ इलेक्शनर कमीशन, सॉरी यस, चीफ इलेक्शन कमीशन को। तो हम बोल सकते हैं सिलेक्शन कमेटी में ही ना मेजॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मेन कंसर्न अराइज होता है कि प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट वे में जो है अपॉइंटमेंट की जा रही है कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चनेबल पॉइंट। नेक्स्ट इज द रिमूवल। ठीक है, अनलाइक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे जो है उसको रिमूव किया जाता है, पर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं बाकी दूसरे, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन क्यों ली जाती है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है। अब देखते हैं पोस्ट रिटायर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऑल दो 2023 का एक्ट जो है वो जो है प्रोहिबिट करता है रीअपॉइंटमेंट, बट it is silent regarding to the further appointment of a chief election commissioner or election commission to the other post in the government of India after retirement। ठीक है, उस पोजीशन पे तो नहीं होगा, पर डिफरेंट जो पोस्ट है ना गवर्नमेंट के, वहाँ पे होता है कि नहीं। ठीक है, वो वहाँ दूसरे पोजीशन पे इलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में जो है इस एक्ट ने कुछ बताया नहीं है। लैक ऑफ अ इंडिपेंडेंट स्टाफ। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंटायरली हम बोल सकते हैं इट रिलाई ऑन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंस्टेड ऑफ कि उनका एक स्पेसिफिक जो है एक वर्कफोर्स होना। ठीक है, तो दस वी कैन से दैट दिस आर सम क्वेश्चनेबल ऑटोनॉमी रिलेटेड पॉइंट। ऑपरेशनल इशू भी है, लिमिटेड पावर दी जाती है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर को डी रजिस्टर करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, फॉर सम सर्टन टाइप ऑफ सीरियस वायलेशन पावर नहीं है। इलेक्टोरल रोल का मैनेजमेंट, ठीक है, इट इंक्लूड द प्रॉब्लम जैसे कि डुप्लीकेट एंट्रीज, इनकरेक्ट डिटेल्स या एक्सक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन माल प्रैक्टिसेस, ठीक है, इश्यूज जैसे कि ब्राइबरी हो गया या बूथ कैप्चर हो गया, ये सारा। उसके बाद है इंक्लूसिविटी एंड वोटर टर्नआउट। ठीक है, अराउंड 30 करोड़ इलेक्टोर जो है डू नॉट वोट एंड ऑफन ड्यू टू द इंटरनल इमिग्रेशन एंड अदर बैरियर। सो दिस आर सम लिमिटेशन ऑपरेशनल रिलेटेड पॉइंट। अब सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, वोटर्स को प्रोटेक्ट करना, कैंडिडेट को वोट प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसके साथ साथ ऑफिशियल इन अ पॉलिटिकल सेंसिटिव एरिया, ठीक है, इट कैन ऑल्सो अराइज सम टाइप ऑफ अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। सो दिस आर सम लिमिटेशन पॉइंट। अब देखते हैं इमर्जिंग चैलेंजेस। ठीक है, अब इमर्जिंग चैलेंजेस क्या है, जैसे हमें पता है टेक्नोलॉजी या डिजिटल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसी के वजह से जो है सोशल मीडिया या का जो बूम हमें दिखाई देता है, तो वो ना कहीं डिसइंफॉर्मेशन को भी जो है स्प्रेड करने में जो है एक मीडियम बन चुका है। दस वी कैन सी दैट फेक न्यूज़ वाला पॉइंट, एआई जनरेटेड डीप फेक जो है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है मेन मोटिव हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसको फुलफिल करने के लिए जो है हिंडर करता है। दस वी कैन से दैट इमर्जिंग चैलेंजेस में सोशल मीडिया एंड डिसइंफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज। अब देखा जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलेटेड कुछ की इनिशिएटिव, तो उन्होंने जो है इलेक्टोरल वोटिंग मशीन लाया है। ठीक है, वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है जो 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एंड सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल
पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2009 में, जो मेनली एम है उसका टू प्रोमोट अ वोटर एजुकेशन अवेयरनेस एंड लिटरेसी। उसके बाद है सी विजिल ऐप, ठीक है, 2018 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन एम है कि इट लेट द सिटीजन कि वो रिपोर्ट करे मॉडल जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके वॉयलेशन को। उसके बाद है वीवीपैट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, 2013 में लाया गया था। एक वेरीफाइड पेपर ट्रायल होता है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। दैट इज़ क्या होता है, जब हम देखो वोट करने अगर जाते हैं तो यहाँ पे ऐसे बटन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से एक स्लिप निकलती है। अगर आपने एक्स को क्लिक किया है तो एक्स की स्लिप निकलती है, ठीक है। तो इस वाला जो है, अगर हमने इसको जो करेक्ट जिसको वोट किया है और उसी नाम की अगर स्लिप निकलती है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम वेरीफाई हो जाएंगे कि यस जिसको हमने वोट किया है उसी को जो है हमारा वोट रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल। नेक्स्ट इज द नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया था 2015 में टू क्रिएट अ एरर फ्री एंड ऑथेंटिकेटेड इलेक्टोरल रोल। बाद में है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर रह चुका है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एंड स्टॉकहोम एंड कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क का। सो दिस आर सम की इनिशिएटिव। उसके बाद देखते हैं कुछ वे फॉरवर्ड फॉर इन्हांसिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस को। तो सबसे पहला है कि देखो ऑटोनॉमी में जो है क्वेश्चन है, तो ऑटोनॉमी को इंश्योर करो। कैसे करोगे, तो एक ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट लेके आओ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 2013 में एक रूलिंग लाई थी अपूर्ण बर्नावल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि उन्होंने बोला था कि एक ना कोलिजियम सिस्टम लाना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन, ठीक है, अंटिल द पार्लियामेंट इनैक्ट कर दिए जो भी नया लॉ फॉर सच अपॉइंटमेंट, ठीक है। और इसमें जो है उन्होंने बोला था प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहना चाहिए इस कोलिजियम में। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ अ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, उनके रिन्यूअल जो है सेम एज ए सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए, ठीक है, ना कि चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे। उसके बाद है नो पोस्ट रिटायर बेनिफिट, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो उस पोजीशन पे इलेक्ट तो ना हो, उसके साथ साथ किसी और जो है गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड ना कर पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए उनको, ठीक है। ये जो है दिनेश गोस्वामी कमेटी के रिकमेंडेशन पे भी मेंशन था। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज द इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है, इस्टेब्लिश करना चाहिए एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं ये कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी इनहांस करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेल्पफुल रह सकता है। सो दिस आर सम पॉइंट। अब देखते हैं इम्प्रूविंग द इलेक्टोरल ऑपरेशन। अब इलेक्टोरल ऑपरेशन जो है उसको जो है प्रॉपर करने इम्प्रूव करने के लिए कौन से सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो सबसे पहला है कि MCC दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है स्टैट्यूटरी बैकिंग देना। उसके साथ साथ इंश्योर करना एक पार्टिसिपेटिव इलेक्शन, ठीक है, एक पायलट बेसिस पे मल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमोट इलेक्टोरल वोटिंग मशीन लाना, ठीक है, जो हेल्प कर पाए डोमेस्टिक माइग्रेंट को कि वो अपना वोट जो है जो भी उनके माइग्रेटेड प्लेसेस पे है वो कर पाए, ठीक है। और ये जो है RVM, ठीक है, रिमोट इलेक्टोरल वोटिंग मशीन कैन मैनेज वोटिंग फॉर अप टू 72 constituency from a single remote polling booth. Okay, next is a one candidate limited to one constituency, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इट हेल्प टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन टू द वन कंस्टिट्यूंसी। सो दिस आर सम पॉइंट फॉर इम्प्रूविंग द इलेक्टोरल ऑपरेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट टैकलिंग इमर्जिंग चैलेंजेस। अब इमर्जिंग चैलेंजेस को डील करने के लिए क्या करना चाहिए, तो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इलेक्शन, ठीक है, AI का डाटा जो है AI का यूज़ करके हेट स्पीच को ट्रैक करना, उसके साथ साथ डीप फेक को ट्रैक करना चाहिए। उसके साथ साथ बोगस वोटिंग जो है वो ट्रैक करने के लिए फेशियल रिकग्निशन विद आधार लिंक वोटर ID, इस टाइप के सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। उसके साथ साथ इलेक्टोरल रिसर्च हब उसका इस्टेब्लिशमेंट करना एंड इलेक्टोरल रोल्स रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का भी जो है इस्टेब्लिशमेंट करना, ये जो है वे फॉरवर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो दिस आर सम पॉइंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट इज इंटरनेट शटडाउन। तो क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम अ इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर मेंटेन बाय द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 60 मोबाइल शटडाउन
मोबाइल इंटरनेट शटडाउन इन 2024 एंड इट इज़ लोएस्ट इन अ 8 ईयर। ठीक है, एज पर दिस ट्रैकर ये जो है रिडक्शन कम हुआ है। देखो पहले ना 96 थे 2023 में, अब ना 60 है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस डिक्रीज का वजह देखा जाए तो इट इज़ ड्यू टू द फीवर इंटरनेट शटडाउन इम्पोज किया गया है मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर में 2024 में। ठीक है, तो प्रोविजन अगर देखा जाए कौन से हैं रिलेटेड टू द इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया, तो CRPC में, दैट इज कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर में के अंडर में अप टू 2017 इंटरनेट शटडाउन जो है प्राइमरली इशूड होता था अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC। एंड इसके अंडर में ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो जो है प्रिवेंट करें अनलॉफुल गैदरिंग एंड डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस सर्टन एक्टिविटीज़। बाद में है, ये हो गया CRPC वाला। नेक्स्ट इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। इसके अंडर भी जो है कुछ प्रोविजन है जो इनडायरेक्टली डील करते हैं इंटरनेट शटडाउन को। ठीक है, जो सबसे पहले देखो, इंटरनेट शटडाउन अंडर द टेम्पररी सस्पेंशन टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स अप टू 15 डेज। देन ग्राउंड फॉर शटडाउन भी यहाँ पे मेंशन किया है कि पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के लिए किया जाए। एंड इसको जो है एक पॉइंट है कि इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। देन रिव्यू ऑर्डर इशू करना, उसके बाद साथ ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी वगैरह जो है ये सारा मेंशन किया गया है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में। उसके बाद है आर्टिकल 19 क्लॉज 2। इसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट टू इम्पोज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट एंड अ पब्लिक ऑर्डर। सो दिस आर सम जो है प्रोविजन रिलेटेड टू द इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। आर्गूमेंट इन फेवर अगर देखा जाए इंटरनेट शटडाउन का, तो सबसे पहले देखो फेवर, देखो नेशनल सिक्योरिटी का अगर इशू आता है या इंसर्जेंसी को काउंटर करने का जब इशू आता है, तो इस टाइप की शटडाउन जो है कैन बी द ओनली वे टू हैंडल द सिचुएशन एंड दस इट इज़ हेल्पफुल। दस वी कैन से दैट ये आ गया एक पॉजिटिव पॉइंट या फेवर पॉइंट फॉर द इंटरनेट शटडाउन। देखो जम्मू, यहाँ पे एग्जांपल दिए, जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेट शटडाउन जो है एक्सटेंड किया गया था मल्टीपल टाइम टू कब सेपरेटरिस्ट प्रोपेगेंडा एंड मिलिटेंट एक्टिविटीज़, जब आर्टिकल 370 को जो है एब्रोगेट किया गया था। तो ये एक पॉइंट हो गया, एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है चेक कम्युनल वायलेंस एंड इथनिक क्लैशेस। देखो जैसे हमें पता है मणिपुर में जो है इथनिक क्लैशेस हुए थे एंड दस टू प्रिवेंट्स मोर वायलेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है मणिपुर में इंटरनेट का शटडाउन किया गया था। उसके साथ साथ हरियाणा में भी इस टाइप का जो है शटडाउन किया गया था 2023 में टू प्रिवेंट सम कम्युनल वायलेंस रिलेटेड इंसिडेंट इन सर्टन पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। सो दिस आर द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया नेशनल सिक्योरिटी, ये कम्युनल वायलेंस और इथनिक क्लैशेस वगैरह। उसके साथ साथ काउंटर करना मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक या हम बोल सकते फेक न्यूज़ या हेट स्पीच को। ठीक है, तो शटडाउन किया गया था इंटरनेट दिल्ली राइट्स 2020 में। ठीक है, उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जैसे एंटी CA का जो है या फार्म बिल प्रोटेस्ट, इस टाइप के जो है लॉ आने के वजह से, ठीक है, मेनी प्लेसेस पे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था एंड दस उस टाइप के सिचुएशन में जो है इंटरनेट शटडाउन करना इज़ अ गुड स्टेप। उसके बाद है टू कर्ब चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है थे राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द टीचर। उस टाइम पे जो है चीटिंग चली थी उस वहाँ पे, तो उस टाइम पे इंटरनेट शटडाउन का जो है एक स्टेप लिया गया था। सो दिस आर सम पॉइंट जो है पॉजिटिव हम बोल सकते हैं आर्गूमेंट इन फेवर फॉर द इंटरनेट शटडाउन। और यहाँ पे ना और कोई बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जुडिशियल माइलस्टोन इन इंटरनेट राइट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे केस दिया है फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। तो केरला हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि इंटरनेट शटडाउन का जो राइट है, ठीक है, सॉरी, राइट टू इंटरनेट जो है वो आर्टिकल अंडर 21 के अंडर में आता है। उसके साथ साथ अनुराधा वसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिअफर्म किया कि आर्टिकल जो है राइट टू इंटरनेट है, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंडर में आता है एंड एनी रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 के अंडर के अकॉर्डिंग जो है इसको ट्रीट करना चाहिए। सो दिस आर सम पॉइंट रिलेटेड टू द जुडिशियल
जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट इन अ कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन और इंटरनेट रिलेटेड राइट। अब देखते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट द इंटरनेट शटडाउन। तो सबसे पहले देखो, इंटरनेट शटडाउन होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लेवल पे जो है इम्पैक्ट दिखाई देगा। यहाँ पे उन्होंने डाटा मेंशन किया है। तो देखो, एज पर एक्सेस नॉट नाउ इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट जो है कॉस्ट इंडिया 1.9 बिलियन एंड 119 मिलियन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 अलोन। ठीक है, इतना सारा लॉस। उसके साथ साथ यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट मेंशन है, स्टैट है। ठीक है, एक बार ये दोनों देख लेना। ठीक है, पर ये याद रखना कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बहुत होता है। उसके साथ साथ इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड ह्यूमन राइट अब्यूज। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन की वजह से इट मेक मेनली हार्डर फॉर द वुमेन्स टू रिपोर्ट करे क्राइम रिलेटेड टू मर्डर, रेप्स, वायलेंस एंड दस वी कैन से दैट इट समहाउ हिंडर्स द एक्सेस टू द जस्टिस। उसके बाद है वॉयलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन करना कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करता है हमारे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं हमारा जो डिजिटल फ्रीडम है एंड फंडामेंटल राइट्स है उसको जो है कहीं ना कहीं हिंडर करता है। एंड दिस वी कैन से दैट वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिखाई देता है इन केस ऑफ इंटरनेट शटडाउन। उसके बाद है कॉम्प्रोमाइज ऑन मीडिया है ना फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है कि 2019 में जर्नलिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर दे हैव फेस द डिफिकल्टी इन रिपोर्टिंग देयर न्यूज़ ड्यू टू द प्रोहिबिशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। उसके बाद है डिस्टर्बेंस इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह इंटर हो सकता है। उसके साथ साथ टेलीमेडिसिन या इमरजेंसी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने में डिफिकल्टी आ सकती है। सो दिस आर सम आर्गुमेंट अगेंस्ट द इंटरनेट शटडाउन। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, रिकमेंडेशन क्या दी गई है। तो रिकमेंडेशन ऑन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उनकी एक रिपोर्ट है सस्पेंशन ऑन टेलीकॉम सर्विस इंटरनेट एंड इम्पैक्ट 2021। उसमें दिया है कि ग्लोबल लेवल की जो प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है, दे शुड कंडक्ट अ स्टडी एनालिसिस ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन वेरियस अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड अडॉप्ट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन आवर कंट्री। उसके बाद है ग्राउंड ऑन सस्पेंशन जो है उसको क्लियरिटी देनी चाहिए कि क्यों भाई कौन सी सिचुएशन आ गई। ठीक है, उसके पैरामीटर डिसाइड होने चाहिए कि इंटरनेट क्यों शटडाउन किया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, उसके इसमें क्या है कि जो भी मिनिस्ट्री है या जो भी डिपार्टमेंट है ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दे शुड ले डाउन अ क्लियर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड अ प्रोसीजर फॉर लिफ्टिंग द शटडाउन। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, जो भी एक्सटेंड किया जाता है बार बार इंटरनेट का वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देगा। ठीक है, इंक्लूजन रिव्यू कमिटी। तो देखो, मेकिंग अ एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड 3-member रिव्यू कमिटी फॉर मोर इंक्लूजन ऑफ अ रिटायर्ड जजेस एंड पब्लिक मेंबर्स एंड सिलेक्टिव बैनिंग ऑफ अ सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, ना कि कम्प्लीटली शट डाउन ऑफ इंटरनेट। उसके बाद है इफेक्टिवनेस ऑफ अ इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, तो देखो कुछ सर्विसेज जो है मेनली उसको जो है बंद नहीं करना चाहिए वाइल द इंटरनेट शटडाउन इन पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर स्टेट। तो ये सारा जो है रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिए है। सो दिस इज अवर न्यूज़। अब देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज न्यूज़ इन शॉर्ट्स। देखो, इसमें सबसे पहला है कि राइट टू एक्सेस टू द जस्टिस नॉट एब्सोल्यूट सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग देखो राइट टू एक्सेस टू द जस्टिस जो है तो कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी का। बट रिसेंट ईयर में काफ़ी बार ऐसे दिखाई दिया है कि काफ़ी सारे जो पिटिशनर है ना उन्होंने मल्टीपल फ्रिविलस लिटिगेशन साइन की है, फाइल की है। दस कहीं ना कहीं मल्टीपल फ्रिविलस लिटिगेशन के होने की वजह से बर्डन हो रहा है जुडिशियल सिस्टम में। अब ये फ्रिविलस लिटिगेशन क्या होती है, तो फ्रिविलस लिटिगेशन इस टाइप की लिटिगेशन होती है या कंप्लेंट्स होती है, कहीं कहीं ना कहीं वो जो है लैक करती है जो भी एक बेसिस होता है। ठीक है, फॉल्स हम बोल सकते हैं, या जिसका कोई भी एक आर्ग्यूएबल बेसिस नहीं होता है, आइदर इन लॉ हो गया या फैक्ट्स हो गया, और कहीं ना कहीं वो ना बस डिले करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग को या ओवरबर्डन करता है जुडिशरी को। सो दिस आर द फ्रिवलस लिटिगेशन। तो ये जो है इशू उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस लेवल पे लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट या डिफरेंट कोर्ट्स जो है हमारे हाई कोर्ट्स वगैरह, उन्होंने ये जो केस है या ये जो पॉइंट है उसके पहले भी उठाया था। ठीक है,
पर इस बार वही न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी ना रिसेंटली एक पिटिशनर पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइन लगाई है, ठीक है। और कुछ ये हो गया बस कंटेक्स्ट न्यूज़ का। अभी राइट टू असिस्ट टू द जस्टिस, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लोगों को जो है जस्टिस रिलेटेड जितने भी मेजर्स हैं उसका प्रॉपर एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन है ऑफ जस्टिस जो भी है, ठीक है, वो जितने भी ग्रीवेंस है पीपल के, ठीक है, वो सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ये सारा आता है राइट टू एक्सेस द जस्टिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट इन अंकिता कुशवाला एंड पुष्पा सदन 2016 उसमें बोला था कि ये जो राइट है ना, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 40 जो राइट दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल नंबर 21 राइट टू ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है, इसेंशियल क्या होते हैं एलिमेंट फॉर एक्सेस टू द जस्टिस। तो सबसे पहला है कि जो भी एक मैकेनिज्म चाहिए जिसमें कोर्ट या ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। कॉस्ट जो है अफोर्डेबल होनी चाहिए, ठीक है, लोगों को, पुअर पीपल्स को वगैरह। स्पीडी होनी चाहिए प्रोसीडिंग या ट्रायल्स को। उसके साथ साथ देखो किसी एक कोर्ट को ओवरबर्डन ना होना चाहिए और जो भी है डिसेंट्रलाइज वे में प्रॉपर एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कुछ डिफरेंट प्रोविजन और मैकेनिज्म रिलेटेड टू राइट टू एक्सेस टू द जस्टिस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो, प्रियम्बल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, डायरेक्टिव डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल नंबर 39 राइट टू फी एंड लीगल एड, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करना, आर्टिकल 226 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की वो इशू कर पाए रिट्स को। पब्लिक लिटिगेशन वाला भी फॉर्मूला है, ठीक है। उसमें पीपल के रिलेटेड जो भी ग्रीवेंस है डायरेक्टली फाइल किया जा सकता है। उसके बाद है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप का जो है सॉल्यूशन दिए जाते हैं, ठीक है, लेस फॉर्मल होते हैं एंड लो कॉस्ट में जो है लोगों को जस्टिस जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो दिस आर सम अदर प्रोविजनल रिलेटेड टू राइट टू जस्टिस। मूविंग टू द नेक्स्ट, डिज़ाइन इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, दिशा स्कीम, ठीक है। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन इसको ऑर्गेनाइज किया गया था टू कॉमरेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये स्कीम जो है अभी जो मैंने पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो 2021 में लॉन्च की थी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंडर में, ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर 2021-2026 के लिए टू इंश्योर जस्टिस टू द पीपल, ठीक है। ये हो गया उसका, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेंडमेंट टू द प्रिजन मैनुअल एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो है रिसेंटली अमेंडमेंट लाई है, ठीक है, मॉडल ऑफ अ प्रिजन मैनुअल 2016 के रूल में एंड मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 के, ठीक है। तो अगर देखा जाए इस अमेंडमेंट में क्या मेंशन किया है, तो कुछ प्रिजन अथॉरिटीज़ जो है स्ट्रिक्टली इंश्योर करें दैट प्रिजन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी बेसिस, अगर वो कास्ट हो या किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है कहीं ना कहीं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17 वो जो है वॉयलेट करता है। एंड उसके साथ साथ प्रोविजन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2023 शाल बी बाइंडिंगली इफेक्ट इन अ प्रिजन एंड अ करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये एक्ट का जो है इम्प्लीमेंटेशन या जो है बाइंडिंग जो है उसके इफेक्ट होने चाहिए इन द प्रिजन एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। और बस यही है इसमें मेंशन। एंड यस, प्रिजन्स ऑफ इंडिया में अगर देखा जाए तो ये जो है स्टेट्स के लिस्ट के अंडर में आते हैं। लीगल फ्रेमवर्क अगर देखा जाए प्रिजन एक्ट है एंड स्टेट प्रिजन मैनुअल है। रिफॉर्म्स के बारे में वही ये वाला तो आ गया कि उन्होंने अमेंड करके ये 2 प्रोविजन को ऐड किया है, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड जो है दे हैव प्रिपेयर अ मॉडर्न प्रिजन एक्ट 2023 एंड विच मे बी सर्व एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेट कि वो रिफॉर्म करे ब्रिटिश एरा के लॉज को। सो दिस आर सम पॉइंट रिलेटेड टू द अमेंडमेंट इन द एक्ट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्ज, ठीक है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्ज को, ठीक है। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ मर्ज क्या है, तो देखो एक सर्टन सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट पे ना, ठीक है, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो है
नॉट मोर, कैन नॉट बी मोर देन वन डिकेयर और ऑपरेटिंग ऑर्डर, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा ऑर्डर नहीं होना चाहिए फॉर द सेम सब्जेक्ट एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और जब वंस सुपेरियर कोर्ट अगर उन्होंने किसी भी केस को या जो भी मॉडिफाई किया, कंफर्म किया या जो भी ऑर्डर दिया, ठीक है, दे मस्ट बी कंसिडर एज अ फाइनल बाइंडिंग एंड ऑपरेटिव एंड इट मस्ट बी मर्ज द लोअर कोर्ट डिसीजन इनटू इट। ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ मर्ज के अंदर। अब देखते हैं स्टेट कंसर्न ऑन फॉर सीबीआई। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सैंक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट कि वो रजिस्टर करे जो भी केसेस आते हैं अंडर द सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो किसी भी स्टेट में पोस्टेड हो, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 उसके अंडर में सीबीआई जो है उनको स्टेट की कंसर्न लेनी पड़ती थी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी क्राइम्स इन द स्टेट, और वो कहीं ना कहीं जो है डिले करता था प्रोसीडिंग, मतलब स्टेट का कंसर्न लेने में, या कहीं कहीं कभी कभी स्टेट कंसर्न नहीं भी देती थी, एंड दस इट अराइज वेरियस टाइप ऑफ इशू, एंड दस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया एंड दस दे गिव हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जस्ट दस हेल्प दैट कि सीबीआई को जो है प्रिवेंट नहीं करना चाहिए, सुप्रीम स्टेट जो है किसी भी टाइप के सैंक्शन नहीं लगाना चाहिए फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टन केसेस, जो दैट इज़ हम बोल सकते हैं एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो स्टेट में पोस्ट हो उनके रिलेटेड अगर कुछ केस हो उसको जो है डील करते वक्त, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट कंसेंट फॉर सीबीआई। अब देखते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। तो लोकसभा के स्पीकर जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया इस प्रोग्राम को। तो ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, एंड इसका मेन एम अगर देखा जाए टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ शेड्यूल कास्ट फ्रॉम अ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड इनहांस देयर नॉलेज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। उसके साथ साथ गवर्नेंस एंड वेरियस जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर टू हेल्पफुल फॉर देयर इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। तो ये हो गया पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, तो मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन उन्होंने लॉन्च किया ऑन अ गुड गवर्नेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 25 ऑफ डिसम्बर ऑन द एनिवर्सरी कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अब पंचायत विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, इसके अंडर में क्या किया जाता है, कैपेसिटी एंड कम्पिटेंस ऑफ अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसको इन्हांस करना उनका मेन गोल होता है। अभी उसको इन्हांस किस तरीके से करेंगे, इन्हांस करने के लिए जो है टूल्स एंड नॉलेज जो है प्रॉपर एक इफेक्टिव गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसका अगर देखा जाए इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर प्रसन्ना गांव की ओर कैंपेन, ठीक है, इसी का पार्ट है एंड इट प्रोमोट द डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस एंड ग्रास रूट लेवल डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है पे कमीशन, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट उन्होंने अप्रूव किया है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 8 पे कमीशन। अभी पे कमीशन अगर देखा जाए इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिंस 1947 7 पे कमीशन अब तक हेल्ड हुई है, एंड उसके बाद चेयरमैन जो होता है रिसेंट के 7 पे कमीशन के जस्टिस अशोक कुमार माथुर थे, एंड ये पे कमीशन ऑब्वियसली नाम से पता चलता है डील्स विद द सैलरी स्ट्रक्चर अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके बाद है लास्ट न्यूज़ दैट इज़ एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर। तो रिसेंटली एनुअल एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर को रिलीज किया गया था बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, एंड इट इज़ अ सर्वे ऑफ अ 28 कंट्री जो मेनली स्टडी करती है द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्रस्ट अक्रॉस द सोसाइटी गवर्नमेंट मीडिया एंड बिजनेस एंड ऑल्सो एनजीओ। इंडिया का अगर देखा जाए फाइंडिंग में पता चला है इंडिया हैज स्लिप टू द थर्ड पोजीशन आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया इन द पब्लिक ट्रस्ट इन अ गवर्नमेंट बिजनेसेस एंड ए मीडिया वाला पॉइंट, ठीक है। विद इन हाई इनकम ग्रुप इंडिया का अगर रैंक देखा जाए तो वो 4th है एंड इंडिया रैंक 13 व्हेन इट कम्स टू द ट्रस्ट ऑफ अ पीपल इन अदर कंट्री इन कंपनीज विद द इंडियन हेडक्वार्टर, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू द एडिमन ट्रस्ट बैरोमीटर। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज न्यूज़, ठीक है। दैट इज़ पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन में जितना भी न्यूज़ है जनवरी का, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया। सी यू सून इन द नेक्स्ट न्यूज़, टिल देन थैंक यू।